वेलकम आप सभी का आज फिर से स्वागत है। आज है हमारी क्लास का डे 5 और हमने एक टॉपिक लगभग पूरा फिनिश कर दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमने MS DOS, लाइनक्स, ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह थे वो मैंने आपको सारे के सारे इस मतलब जो भी डेफिनेशन वगैरह बताई हुई है, अगर आप उनको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो अब मैं बता रहा हूँ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो हमारा एक टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम फिनिश हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पर मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का लाइव क्लास स्टार्ट करूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना ही जल्दी मैं आपका ये जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है ना, आप कोशिश करिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको जो लाइव क्लास है वो किस दिन चाहिए और किस टाइम पर चाहिए। ठीक है ना, एक्चुअली क्या है कि आप लोग जब तक बताएंगे नहीं मैं लाइव आऊँगा और फिर वहाँ कोई व्यूज़ वगैरह कोई व्यूअर्स नहीं होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको लाइव क्लास कब चाहिए, किस डेट में चाहिए और टाइम क्या रहेगा आपका जो लाइव क्लास होगा। मैं अप्रॉक्स आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने फिनिश किया है, विंडोज़, लाइनक्स, आपका यूनिक्स और MS DOS, इन पर मैं आपको 100 क्वेश्चंस का लाइव क्लास आपको कराऊंगा जिसमें आप लाइव मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप खुद आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और फिर चेक करेंगे कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं है। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका है सी लैंग्वेज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सी लैंग्वेज, क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस में C और C++ के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस में C और C++ भी दे रखा है। तो आज हम यही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी अगर आपको ये जो पीछे की जो भी क्लास आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट अपने YouTube चैनल पे बना रखी है, आप वहाँ पर जाइएगा, पूरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करिएगा, एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। जब आप आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेस सारी कंप्लीट कर लें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कब टेस्ट देना है। तो मैं ऑनलाइन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस का ऑपरेटिंग सिस्टम पर बना दूंगा जो मैं अपने यूट्यूब पर आपको लाइव स्ट्रीम कराऊंगा, जिसके आंसर्स आप लाइव देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम सी लैंग्वेज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सी लैंग्वेज है क्या, कब स्टार्ट हुआ, किसने किया, कहाँ किया, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है सी जो है वो आपका एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो डेवलप की गई थी 1972 में डेनिस रिचे के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? डेनिस रिचे। इन्होंने कहा ये बेल लैब्स, मैंने आपको AT&T बेल लैब्स बताया था, तो इन्होंने उसमें इसको डेवलप किया था। इट इज कंसीडर्ड ए मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज के रूप में कंसीडर्ड किया जाता है। इट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के कंबाइनिंग फीचर्स हैं। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट फ्लोज इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच दैट मेक्स कोड मोर रीडेबल, मेंटेनेबल and modular. One of its major advantages is portability. C programs can run on different computers with minimal changes. यानी आपके जो C प्रोग्राम के कोड्स हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे आप बहुत कम चेंजेस के बिना ही उनको यूज कर सकते हो। बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, कंट्रोल ओवर सिस्टम, रिसोर्सेज, C is widely used in developing system software like operating system as well as application software. तो जो सी लैंग्वेज इसका यूज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह को डेवलप करने में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है सी प्रोग्रामिंग का, जिसको 1972 में डेनिस रिचे ने लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट है, आपको ये डेट याद रखनी है। 1972 में डेनिस रिचे ने इसको डेवलप किया था। कब किया था? 1972 में। और ये लैंग्वेज जो है ये किसके लिए यूज होती है? तो इसका यूज हम ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए करते हैं और वाइड रेंज पर इसका यूज किया जाता है इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने में। अब मैं आपको एक बार इंटरफेस दिखाता हूं कि सी लैंग्वेज का जो इंटरफेस है ना वो किस तरीके का है। तो ये आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस है सी लैंग्वेज का। यहाँ पर आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ दिख रहा होगा, हैज़ इंक्लूड studio.h, हैज़ इंक्लूड conio.h, फिर हमने लिखा हुआ है वॉइड मेन, करली ब्रैकेट ओपन किया है, CLR, फिर हमने सेमीकोलन लगाया हुआ है, प्रिंट एफ मैंने प्रिंट कराया, हेलो वर्ल्ड, फिर लिखा हुआ है गैच और फिर करली ब्रैकेट क्लोज किया है। एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें बताता हूँ, फिर आगे हम इसी को डिटेल में समझेंगे पूरा कि प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं सी के, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक आप साथ बने रहिएगा और कोशिश करिए वीडियो को स्किप ना करें। एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक किया करो। आप अगर आप, मैं देख रहा हूँ वीडियो पे वैसे भी तो व्यूज नहीं आ रहे हैं, 10 15 20 जो भी व्यूज होते हैं उनमें भी बहुत कम लोग हैं जो वीडियो को लाइक
करके जाते हैं, लाइक करके जाया करो वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले दे रखा है हैज इंक्लूड studio.h और conio.h, ये हेडर फाइल्स होती हैं। इनका क्या यूज होता है, जैसे हम studio.h यूज कर रहे हैं ना, तो यूजर के लिए आउटपुट देने और यूजर से इनपुट लेने के लिए जो हेडर फाइल रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है studio.h। बाकी conio.h जो है इसका यूज हम कर रहे हैं जो कंसोल पे हम आउटपुट देख रहे हैं उस आउटपुट को देखने के लिए, या हम CLR SCR के लिए और आपका जो गैच फंक्शन है इनके लिए हम इसका यूज कर रहे हैं conio का। अगर मैं conio हटा देता हूं तो ये फंक्शंस आपके वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर लिखा हुआ है void main। तो void main जो है हमारा फंक्शन है जिसके अंदर हम अपने पूरे प्रोग्राम को लिख रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट्स आपको यूज करने होते हैं सी लैंग्वेज में। कर्ली ब्रैकेट्स बताते हैं कि यहाँ से आपका फंक्शन स्टार्ट हुआ है और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके आपका फंक्शन जो है वो फिनिश हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिएगा मैंने CLR SCR लिखा हुआ है, पहले मैं आपको इसको हटा के इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि प्रोग्राम का आउटपुट जो है वो कैसे आएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर ये किया, इसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन करा रहा हूं। देखो प्रोग्राम को कंपाइल कराने के लिए आप सी लैंग्वेज में शॉर्टकट की यूज करते हैं वो यूज करते हैं Alt+F9। कौन सी शॉर्टकट की होती है, Alt+F9, यानी अल्टर की प्लस F9 आप प्रेस करेंगे, आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल का मतलब है प्रोग्राम चेक करता है कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर वगैरह तो नहीं है, प्रोग्राम आपका प्रॉपर सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा हमारे में सक्सेस लिख के आ रहा है। मैं मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर जो यूज किया है सेमीकोलन, में सेमीकोलन को हटा देता हूँ, देन मैं अब इसको कंपाइल करता हूँ तो आप देखेंगे हमें यहाँ पर एरर काउंट बता रहा है कि मेरे प्रोग्राम में एक एरर है और वो एरर करेक्ट करने के लिए मुझे कोई भी की प्रेस करनी है। मैं की प्रेस करूंगा तो मुझे नेक्स्ट लाइन में एरर बताएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेटमेंट मिसिंग है, सेमीकोलन यहाँ पर। तो हर स्टेटमेंट के बाद सी में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे जाएंगे हर स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सेमीकोलन लगाना होगा, कंपलसरी है। एवरी स्टेटमेंट के बाद हर स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट करा जाएगा सेमीकोलन के साथ। अब मैं प्रोग्राम को फिर से चेक करता हूं तो अब मेरा प्रोग्राम एकदम सही है। अब मैं प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो रन कराने के लिए शॉर्टकट की आप यूज करते हैं Ctrl+F9। किसका यूज करते हैं, Ctrl+F9। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। मैं फिर से रन कराता हूं, फिर से हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। मैं इस प्रोग्राम को जितनी बार रन कराऊंगा उतनी बार यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट होता रहेगा। लेकिन आप देख रहे हैं जो पुराना आउटपुट है ना वो भी आपको साथ में दिख रहा है। देखो ये पुराना वाला आउटपुट आपको दिख रहा है ना, हेलो वर्ल्ड कितनी बार हो गया, जबकि मैंने यहाँ प्रोग्राम में प्रिंट कितनी बार कराया, सिर्फ एक बार। और जब मैं आउटपुट देख रहा हूँ तो जो पुराना आउटपुट है वो भी बना रहता है और उसी में नया आउटपुट भी हमारा ऐड हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि अपना हमारा जो कंसोल है ना वो मैं क्लियर कर सकूँ, जो भी आउटपुट मुझे दिख रहा है उसको मैं क्लियर कर सकूँ। तो आउटपुट को क्लियर करने के लिए जो मैं यहाँ पर फंक्शन यूज कर रहा था वो मैं यूज कर रहा था आपका CLR SCR फंक्शन। कौन सा, CLR SCR आपका स्टेटमेंट यूज कर रहा था मैं। ये इसका यूज करके हम स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्लियर। अब मैं इसको प्रोग्राम को वापस कंपाइल करूंगा, रन कराऊंगा। अब आप देखिएगा हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। अब आप जितनी बार भी रन कराएंगे हर बार आपको सिर्फ आपका सिंगल आउटपुट दिखेगा, उसके साथ कोई और आउटपुट मतलब आपका प्रीवियस आउटपुट आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो CLR SCR जो है इसका यूज हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। फिर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। तो आप जब भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं कोई भी मैसेज या कोई भी आउटपुट यूजर को डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो आप उसके लिए यूज करते हैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट का। किसका यूज करते हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो ये लगभग हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल्स आती हैं conio.h, studio.h, उसके बाद हमारा फंक्शन आता है, फिर फंक्शन की बॉडी आती है। अब फंक्शन की बॉडी कितनी होती है, तो जहां से कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है वहां से फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है, जहां कर्ली ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाता है वहां पर आपके जो बॉडी है वो फिनिश हो जाती है और इसके अंदर लिखा गया जो कुछ भी है वो आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए मैं वापस हमारी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो सी लैंग्वेज जो था मैंने आपको बता दिया, इसका मोस्टली यूज जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने पे किया जाता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं फीचर्स ऑफ सी के विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है समझने और उपयोग करने में आसान है, ठीक है। प्रोग्राम्स तेज चलते हैं और कम मेमोरी का उपयोग करते हैं। प्रोग्राम्स जो है वो काफ़ी फास्ट रन होते हैं और मेमोरी कम यूज़ करते हैं। विभिन्न हार्डवेयर पर बहुत कम बदलाव के साथ चल सकता है, यानी अगर आप हार्डवेयर में चेंज करते हो तो आपको बहुत कम चेंजेस करने पड़ेंगे और आपकी किसी भी हार्डवेयर पर लैंग्वेज रन होती रहेगी। फंक्शंस मैंने बताया था, फंक्शन क्या है, जैसे वॉइड मैन मैंने एक फंक्शन बनाया था, तो फंक्शन नियंत्रित कर सकते हो आप इसमें इजीली, और आप इसमें अपनी जो कोडिंग है या जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं उनको भी प्रॉपर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला फीचर हमें दे रखा है बिल्ट इन ऑपरेटर्स।
एंड फंक्शंस, इसमें आपको उपयोग करने के लिए पहले से टूल्स वगैरह प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। कई सारे मैथमेटिकल फंक्शंस वगैरह आपको इसमें दिए गए हैं। फिर है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, यानी इसमें कोड कैन बी डिवाइडेड इनटू फंक्शंस, कोड जो हमारा वो फंक्शंस में डिवाइड हो जाता है जिससे हम उसको रीयूज कर सकते हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं सारे हम डिटेल में, मुझे पता है सी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मैं आगे चल के आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन बनाते क्यों हैं, तो आप ये समझ लीजिए जब हमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की वैल्यूज़ हमें प्रोग्राम में आगे बार बार यूज़ करनी पड़ रही हैं तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं और जहाँ हमें उस वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है हम सिंपली फंक्शन को कॉल करा लेते हैं। अगला है यूज़ पॉइंटर्स, आप इसमें पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हो जिससे आप अपना जो मेमोरी है उसको एक्सेस कर सकते हो और डाटा को डायनेमिकली हैंडल कर सकते हो। केस सेंसिटिव, सी लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब हो गया कि यहाँ पर स्मॉल ए वेरिएबल अगर आपने लिया है और कैपिटल ए वेरिएबल लिया है तो दोनों वेरिएबल अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे, दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, दोनों सेम वेरिएबल नहीं है। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो सी लैंग्वेज में हम कोई भी वैल्यूज़ वगैरह या यूज़र से जो भी इनपुट लेते हैं उनको किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते हैं। जैसे ए के अंदर मैंने स्टोर करा दिया 5, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर भी इसी वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारा इक्वल, ये काम करता है कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने का काम करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर कस्टम फंक्शन, मैंने कोई कस्टम फंक्शन यूज़ नहीं किया है, सिंपल एक प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है जो मैंने अभी आपको आउटपुट इसका दिखाया भी था, ठीक है। studio.h मैंने बताया किसके लिए यूज़ होता है, आपका प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इस टाइप की जो फंक्शन है वो इसके अंदर काम करते हैं। conio.h जो हमने यूज़ किया है वो किसके लिए किया है, गैच के लिए। मैंने यहाँ पर कमेंट आउट कर रखा है, ये जो डबल स्लैश है ना ये आपका सी लैंग्वेज में कमेंट के लिए यूज़ होता है, ये गैच के लिए लिखा गया है, ठीक है। conio.h जो गैच हमने यूज़ किया है, CLR SCR यूज़ किया है, इसी के अंदर में आते हैं, ठीक है। फिर मैंने वॉइड मेन फंक्शन बनाया, अब ये क्या है आपके फंक्शन की बॉडी है। अच्छा, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर आ गया, आप ध्यान रखिएगा, वो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप इधर भी कर सकते हो, नीचे पे भी क्लोज कर सकते हो, साइड में भी कर सकते हो। फिर हमने लिखा हुआ है प्रिंट है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग और /n। अब यहाँ पर एक एस्केप सीक्वेंस यूज हुआ है /n, बेसिकली इसको यहाँ यूज करना तो नहीं चाहिए था बट लिखा हुआ है मैंने। ये /n जो है ये लाइन ब्रेक का काम करता है, किसका काम करता है, लाइन ब्रेक का। जैसे अभी आपने देखा था जब हमने CLR SCR यूज नहीं किया था प्रोग्राम में तो बार बार रिपीटेडली आपका जो रिजल्ट था वो पुराने में ही ऐड होता जा रहा था, अब वो आपको दिख रहा होगा कि सेम लाइन में आ रहा था। चलिए मैं इसका आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अपने प्रोग्राम में CLR SCR हटा दिया और आप प्रोग्राम को बार बार रन कराए जा रहे हो, ठीक है। फिर आप रन करा रहे हो, फिर आप रन करा रहे हो, आपको दिख रहा होगा जितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है ना वो सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है। आप चाहते हो ये लाइन चेंज करके प्रिंट होना चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपने कर्सर को यहाँ कमेंट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स में लेके आना है, प्रिंट एफ के अंदर कोटेशन मार्क के, और इसमें आपको लिखना है /n। क्या लिखना है, /n। प्रोग्राम को सेव करना है। प्रोग्राम सेव किससे होता है, F2 की का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फंक्शन की। F2 जो है वो C में प्रोग्राम को सेव करने के लिए यूज हो रही है, जो ये हम यहाँ पर C का डॉस बॉक्स यूज कर रहे हैं, तो इसमें बाकी हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। अब आप देखिएगा आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। देखिए जितनी बार मैं इसको रन कराऊंगा प्रोग्राम का आउटपुट मुझे हर बार नई लाइन में मिलेगा। देखो आ रहा है हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन में, देखो आ रहा है हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन में, हर बार एक नई लाइन में आउटपुट मिलेगा। देखो अब पुराने वाले में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से प्रिंट हो रखा था यहाँ पे, तो वो सेम लाइन में होगा। बाकी आप जितने भी अब नया एग्जीक्यूशन होगा वो सभी लाइन ब्रेक ऐड करेगा। तो /n जो स्पेशली लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। बाकी मैं CLR SCR यहाँ पर फिर से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम को सेव कराएंगे। अब आप यहाँ पर फिर से देखेंगे स्क्रीन क्लियर हो चुकी है और आपको आउटपुट दिख रहा है। तो लाइन ब्रेक करने के लिए आप सिंपली इसका यूज करते हैं। बाकी ये आपका स्ट्रक्चर हो गया कि सी का प्रोग्राम जो है वो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, और मैंने आपको इसका डेमो भी दिखा दिया है। बाकी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, एक थम्स अप दे दिया करो। नेक्स्ट देखते हैं अगला, प्रोग्राम पार्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन, यानी प्रोग्राम की जो भाग हैं और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या क्या है। जैसे हमने यूज़ किया था studio.h, तो ये क्या है, देखो मैंने कोशिश करी है कि वीडियो में एक एक पार्ट जो आपके प्रोग्राम का है ना मैं उसको एक्सप्लेन करते हुए चलूं ताकि आपको प्रोग्रामिंग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए प्रोग्रामिंग मैं समझ सकता हूं, जिन्होंने कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया होगा, कभी कोई उन्होंने कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करी है, उनको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सी लैंग्वेज है ना उसको बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊँ, तो मैं 0 से आपको हीरो तक लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं
मैं यहाँ पर आपको एक एक मैंने जो जो चीज़ें यूज़ करी थी ना अभी प्रोग्राम में, आप देखिएगा ये प्रोग्राम था हमारा और इसमें मैंने जो कुछ भी यूज़ किया था ना, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल चीज़ आपको एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं वहाँ बता रहा हूँ कि मैंने studio.h क्यों यूज़ किया, conio.h क्यों यूज़ किया, voidmain क्यों यूज़ किया, clr scr क्यों यूज़ किया, printf का क्यों यूज़ किया हुआ है, getch का यूज़ क्यों किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाई वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दे रखा है हैज़ इंक्लूड studio.h। इसका काम क्या है, ये इनपुट और आउटपुट मैंने आपको बताया था, जो मैंने printf लिखा था, printf लिखते हैं या scanf लिखते हैं। अब scanf क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इतना समझो, जब आप यूजर से कोई वैल्यू इनपुट कराना चाह रहे हो अपने फंक्शन में, तब आप यूज करते हो स्कैन एफ का। किसका यूज करते हो, स्कैन एफ, यानी इनपुट के लिए यूज होता है स्कैन एफ और आउटपुट के लिए आप यूज करते हो प्रिंट एफ। जैसे प्रिंट एफ को शामिल करता है जो कि हमने यहाँ पर किया हुआ था, ठीक है ना। तो हैज इंक्लूड studio.h ये हमारी एक हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारे इनपुट आउटपुट के जो भी फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे आते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हैज इंक्लूड conio.h। इसके अंदर क्या होता है, ये हेडर फाइल है कंसोल के लिए। किसके लिए है, कंसोल के लिए। ये क्या काम कर रहा है कि कंसोल को क्लियर करा रहा है। फंक्शन लाइक clr scr वो एग्जीक्यूट हो रहा है ना हमारा, वो किसके अंतर्गत आ रहा है, वो कोनियो के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है, कोनियो हेडर फाइल के अंदर। और ये क्या कर रहा है, फंक्शन को क्लियर, मतलब हमारे कंसोल को क्लियर करने का काम कर रहा है। जबकि जो गैच फंक्शन है, गैच फंक्शन भी इसी के अंदर आता है। ये क्या काम कर रहा है, ये आपके कंसोल पर आउटपुट दिखाने के लिए यूज हो रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक डेमो दिखा देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर क्या करता हूँ, गैच को यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने क्या किया, जो गैच लगा रखा था इसको मैं हटा देता हूँ, हटा के देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। और अब मैं आपके प्रोग्राम को सेव करूँगा और इसको रन कराऊंगा सक्सेस से। लेकिन आउटपुट जब आप देखोगे तो आपको आउटपुट में कुछ दिख ही नहीं रहा। देखो तो कंसोल ओपन हो रहा है, कंसोल ओपन ही नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है कंसोल ओपन, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में गैच का यूज ही नहीं किया। और गैच का काम है कि आपको जो कंसोल पर आउटपुट है वो दिखाने का काम करता है। जैसे ही मैं इसको कमेंट आउट से वापस लेके आऊंगा फंक्शन में, आप देखिएगा ये आपका आउटपुट दिखाने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये जो गैच है ना, ये कंसोल पर आउटपुट में आपको हेल्प कर रहा है, कंसोल को ओपन करने में आपकी हेल्प करता है। clr scr क्या करता है, कंसोल को क्लियर करने का काम कर रहा है। कंसोल किसे बोलते हैं, वो एरिया जिस पर आप अपने प्रोग्राम का आउटपुट देखते हो उसको हम कंसोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंसोल। कंसोल को अगर आप क्लियर करना चाहते हो देन आप यूज करते हो clr scr फंक्शन। अगर आप कंसोल को ओपन करके उस पर आउटपुट देखना चाह रहे हो तो आप गैच का यूज करते हो। अगर आप इस तरीके से गैच वगैरह नहीं यूज कर रहे हो तो जहां तक है आपको कंसोल पे कोई भी आउटपुट देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा void main। void main क्या है, देखो ये void main मैंने लिखा था, मैं int main लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता था, int main। int जो है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम इसी वीडियो में डेटा टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ आप इतना समझो। यहाँ पे void main हमने यूज किया था। ये क्यों किया था, ये हमारा मेन फंक्शन था। ये क्या था, मेन फंक्शन जो स्टार्ट हो रहा था और कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, रिटर्न्स नो वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन जो इंट वॉइड आप इंट मेन यूज करते हो ना, इंट मेन वो आपको वैल्यू रिटर्न करता है। तो वहां पर हमें एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, रिटर्न कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ता है, रिटर्न। जो भी आप रिटर्न करना चाहो 1 2 4 0 वो यहाँ पर आता है, ठीक है। ये आपका मुख्य फंक्शन है, प्रोग्राम का प्रवेश बिंदु, जहां से आप अपने प्रोग्राम में एंट्री करते हो और कोई मान वापस नहीं करता। ये कोई आउटपुट आपको नहीं देता है। बस जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वॉइड मेन में लगा रहा था, अगर मैं गैच नहीं लगा रहा था तो कुछ भी आउटपुट मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है clr scr। तो जो भी आउटपुट आया है आपका, यानी जो कंसोल है आपका, उसको क्लियर करने का काम कर रहा है। और ये किस में डिफाइन होता है, conio.h में। अगला आता है printf। ये स्क्रीन पर मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। गैच जो है ये क्या काम करता है, वेट्स फॉर ए की प्रेस टू अवॉइड ऑटोमेटिक क्लोजिंग द विंडो। यानी जो हमारा आउटपुट विंडो है उसको ऑटोमेटिक क्लोज नहीं करेगा ये। जैसे अभी मैंने इसको हटा दिया था तो ये क्या कर रहा था, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट तो कर रहा था बट विंडो को ऑटोमेटिकली क्लोज कर रहा था। वो वेट नहीं कर रहा था आपका कि आप प्रोग्राम का आउटपुट देखोगे फिर आप मुझे बोलोगे कि क्लोज करना है देन मैं क्लोज करूँ, ऐसा वेट नहीं करता है। तो अगर आप गैच लगा देते हैं तो ये वेट करेगा, इंतजार करेगा प्रोग्राम का कंसोल आपका कि आप कोई की प्रेस करो तब मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। तो जैसे आप कोई की प्रेस करते हो आप वहाँ से तुरंत के तुरंत बाहर आ जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हमें दे रखा है व्हाट इज ए वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो यही टॉपिक अभी मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल मैंने बताया था कोई भी वैल्यू जब आप किसी प्रोग्राम में स्टोर करना चाहते हो या यूजर से इनपुट लेना चाहते हो तो आप वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हो। क्या करते हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे a = 5 b = 7,
ठीक है, एक्स वाई जेड, आप मतलब वेरिएबल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, इसकी वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन को, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं नॉर्मली वही कि इनमें कौन से वर्ड्स आप यूज़ करेंगे, नंबर यूज़ होंगे नहीं होंगे, सिंबल्स यूज़ होंगे नहीं होंगे। जैसे मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ 7a, ठीक है, तो अगर आपको रूल पता होंगे तो आप बता पाएंगे कि ये आपका जो 7 वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है ना, ये इनवैलिड है। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन देखो ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन कौन सा गलत है, कौन सा सही है, या आपके सामने एक छोटा सा फंक्शन दे देंगे, पूछेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, तो ये इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नंबर यूज़ कर लिया, और वेरिएबल डिक्लेरेशन का रूल ये कहता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन से पहले कोई नंबर यूज़ नहीं होगा। आप कोई सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, ABCD XYZ कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट आप कोई नंबर यूज़ नहीं करोगे, कोई सिंबल यूज़ नहीं करोगे। सिंबल मीन्स जैसे मैंने लगा दिया हैज़ बाई, तो ये भी आपका एक इनवैलिड वेरिएबल होगा। कैसा होगा? इनवैलिड वेरिएबल होगा, ये आपका वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने किसका यूज़ कर लिया? सिंबल का। तो ये रूल्स भी होते हैं इनको कुछ डिक्लेयर करने के, जो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन का एक नेम होता है जो यूज़ होता है वैल्यू को स्टोर करने का, और प्रोग्राम में आप अपनी वैल्यू को कभी भी चेंज भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है इंट एज, ठीक है। अब यहां पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिक्लेयर्स एन इंटीजर वेरिएबल नेम्ड एज। अब यहां पर ये इंटीजर वेरिएबल कैसे हो गया? तो हमने इसमें स्टार्टिंग में क्या ऐड कर दिया? इंट। क्या ऐड कर दिया? इंट। तो ये आपको डिक्लेरेशन का मेथड यही है। सबसे पहले आप डिक्लेरेशन के लिए डेटा का टाइप लिखोगे, वेरिएबल का नेम लिखोगे, फिर अगर आप चाहो तो वैल्यू असाइन कर सकते हो, अदरवाइज विदाउट वैल्यू असाइनिंग भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। फिर अगला हमने फ्लोट यूज़ किया है कीवर्ड। क्या यूज़ किया है? फ्लोट। अब फ्लोट में क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया था 5 स्टोर किया था। अब मान लीजिए मुझे 5.6 स्टोर कराना है, तो वो n के अंदर कराना है, तो मैं क्या करूंगा? फ्लोट लिखूंगा। n से पहले क्या लिखूंगा? फ्लोट। फ्लोट जो है वो फ्रैक्शनल वाली वैल्यू यानी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर करने का काम करता है। अभी आप इन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, भी वेरिएबल डिक्लेरेशन पे ध्यान दो। बाकी वीडियो के आगे में हम ये डेटा टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं। ये डेटा टाइप्स होते हैं कि डेटा जो हम स्टोर करेंगे वेरिएबल के अंदर वो एक इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जिसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 25 होगा, 56 होगा, 265 होगा, 565 होगा, कोई भी वैल्यू होगी, बट पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इसमें कंसीडर्ड नहीं होगी। फ्लोट जो है वो आपका पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे आपको 5.6 3.14 स्टोर कराना है, 5.35 स्टोर कराना है, 9.7 स्टोर कराना है, देन आप यूज करेंगे फ्लोट फंक्शन। फ्लोट का किसका यूज करेंगे? फ्लोट का। फिर आ जाता है जैसे आपको करेक्टर इनपुट कराना है। मान लीजिए आपको ग्रेड्स जैसे इनपुट होती हैं, ग्रेड A आई है, किसी की ग्रेड B है, किसी स्टूडेंट की ग्रेड C है, तो वहां पर हमारे सामने क्या आते हैं? अल्फाबेट्स आ जाते हैं। तो अल्फाबेट्स अगर आप स्टोर कराना चाहते हो तो आप यूज करते हो कैर का। किसका यूज करते हो? कैर। कैर आपका डेटा टाइप है जो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? कैरेक्टर को। अच्छा, अब डिक्लेरेशन हम मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इंट लिखा हुआ है a = 5, b = 10, यानी मैं यहाँ पर b = 7, c = 8 भी लिख सकता था। यानी मैं एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर डेटा टाइप लिखूंगा, देन मैं यहां पर क्या करूंगा? वेरिएबल, उसकी वैल्यू, कॉमा अगला वेरिएबल। तो कॉमा लगाकर भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो। तो वेरिएबल ये होते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि रूल्स क्या है वेरिएबल डिक्लेरेशन के। तो यहां पर पहला रूल दे रखा है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा। लेटर मतलब आप A से लेके Z तक दुनिया का कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, स्मॉल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप स्टार्ट करोगे अंडरस्कोर से। जैसे मैं अंडरस्कोर A डिक्लेयर कर दूं तो ये मेरा वैलिड वेरिएबल होगा। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बट अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। अंडरस्कोर और हाइफन दोनों अलग अलग होते हैं, आपको पता होगा। तो हाइफन अगर मैं बनाऊं तो हाइफन कुछ जैसे A है तो हाइफन कुछ इस तरीके से बनता है यहाँ पे, और अंडरस्कोर इसके जस्ट नीचे बेस पर बनता है, ठीक है। तो अंडरस्कोर का सिंबल यूज होता है, आप यूज कर सकते हो। पहले या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। फिर आ जाता है वेरिएबल नेम कैन नॉट बी यूज्ड रिजर्व्ड कीवर्ड्स। अब कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं जिनका यूज वेरिएबल नेम्स में नहीं होता। जैसे इंट आपका रिजर्व्ड कीवर्ड है, आप इसका यूज नहीं कर सकते। रिटर्न आपका रिजर्व्ड कीवर्ड है, आप इसका यूज नहीं कर सकते,
ठीक है। इफ आपका एक रिटर्न कीवर्ड है आप इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एल्स आपका एक रिजर्व्ड कीवर्ड है आप इसका यूज नहीं कर सकते। अब सी लैंग्वेज में अप्रॉक्स लगभग 32 रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं जिनका आप यूज इसमें नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन से हैं वो हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं इसी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मस्ट नॉट कंटेन स्पेसिस और स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी इसमें कोई भी स्पेस नहीं होगा। जैसे आप मान लीजिए XYZ नेम रखना चाह रहे हैं तो आप ऐसे नहीं रख सकते X स्पेस Y स्पेस Z, आप नहीं स्पेस यूज नहीं कर सकते, कहीं भी स्पेस यूज नहीं होगा। साथ ही साथ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं होंगे। स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपने लग दिया X@Y, ये स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर यूज होगा जो है आपका अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर आप चाहो तो वेरिएबल के पहले यूज कर लो, वेरिएबल के बीच में यूज कर लो, वेरिएबल के लास्ट में यूज कर लो, कहीं भी यूज कर सकते हो इसका। फिर आता है सी इज केस सेंसिटिव। मैंने आपको अभी बताया था सी के जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होंगे। अगर आपने स्मॉल लेटर में एज लिखा है और एक कैपिटल AGE स्मॉल में लिखा है तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल कंसीडर्ड करे जाएंगे, ये दोनों सेम नहीं होंगे। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो जब आप इसको कॉल करोगे तब इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, इसको कॉल करोगे तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। कैसे कॉल करोगे? तो जब प्रिंट कराओगे ना तो कैपिटल A ही आपको यूज करना है, यहाँ स्मॉल a ही यूज करना है, यानी सारे कैरेक्टर स्मॉल में रहेंगे। इसमें A कैपिटल में, बाकी सारे कैरेक्टर्स स्मॉल में रहेंगे। तो C जो है वो आपका केस सेंसिटिव भी है क्योंकि ये काम क्या कर रहा है, ये आपकी वैल्यूज को स्टोर करा रहा है। तो कैपिटल और स्मॉल में जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो दोनों ही अलग अलग होंगे, ठीक है। भले ही आपके पढ़ने में वो सेम है, आप इनको सेम पढ़ रहे हो, इसको भी एज पढ़ रहे हो, इसको भी एज पढ़ रहे हो, लेकिन ये सी के लिए दोनों अलग अलग हैं। इसमें स्मॉल ए आ रहा है, इसमें कैपिटल ए आया है, इसका मतलब ये केस सेंसिटिव है सी, तो ये दोनों को अलग अलग कंसीडर्ड करेगा, ठीक है। अगला आ रहा है यू मस्ट डिक्लेयर ए वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट इन सी, यानी सी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है। अगर आप वेरिएबल को कहीं भी यूज करने वाले हो तो मस्ट आपको श्योर करना है कि आपने वो वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर किया है या नहीं। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है मैंने बताया। सबसे पहले आप डेटा का टाइप लिखते हैं कि आप वेरिएबल के अंदर किस प्रकार का डेटा स्टोर करेंगे, फिर आप वेरिएबल का नेम लिखते हैं, फिर आप चाहो तो उसकी वैल्यू दे सकते हो या फिर सेमीकोलन डायरेक्ट लगा सकते हो। तो वेरिएबल डिक्लेयर आप इस तरीके से कर सकते हो। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन जो करोगे आप, उसमें आपको याद रखना है कि वेरिएबल यूज हो रहा है तो क्या आपने उससे पहले उसको डिक्लेयर किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट है आपके सामने टाइप्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहला है डिक्लेरेशन ओनली। डिक्लेरेशन ओनली में क्या होता है, आप सिर्फ डेटा टाइप बताते हो और वेरिएबल का नाम बताते हो, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ओनली। यानी यहाँ हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, इसको कोई वैल्यू इनिशियलाइज या असाइन नहीं करी है, ठीक है। फिर आ जाता है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। यहाँ हमने क्या किया है, डिक्लेरेशन किया इंट का यूज करके नम को, और इनिशियलाइज यानी उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर करा दी, कितनी 10। तो नम के अंदर क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल इन वन लाइन, यानी मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो सकता है एक लाइन में, जैसे यहाँ पर किया गया है फ्लोट x, y, z। ये आपको दिख रहा है फ्लोट x, y, z। तो एक लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो आई होप आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आगे चल रहा हूँ और आपको कुछ आउटपुट्स वगैरह यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट a इक्वल्स टू 5, 6, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं इसकी वैल्यू को। तो आपको सिंपली याद रखना है कि मैं इसको स्लैश एन को हटा देता हूँ, मैंने CRR लगा रखा है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट कराना है तो हमें यूज़ करना है मॉडुलस डी, यानी परसेंटेज का सिंबल डी लगाएंगे, कॉमा लगा के आप अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे और प्रोग्राम को सेव कराएंगे। प्रोग्राम सेव किससे होता है, F2 से। अब आप देखेंगे इसका आउटपुट, तो आपको आउटपुट में हेलो वर्ल्ड के बाद 6 प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये तो हो गया आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन मेथड कि आप ए के बाद वेरिएबल को स्टोर करा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पर ए के बाद मान लीजिए मैंने अगला वेरिएबल डिक्लेयर करा लिया कॉमा बी, क्या यूज़ करा लिया बी, और इसके बाद मैंने लिख दिया इक्वल 5, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पर एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। अब मैंने मॉडुलस डी लगा के प्लस बी करा दिया। अब इसका क्या मतलब है कि आपकी जो आउटपुट आएगा उसमें ए और बी दोनों प्लस हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, और एक आउटपुट दिखेगा। आउटपुट क्या दिख रहा है, 11। अगर मैं यहाँ पर
एक परसेंटेज डी ऑल लगा दूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ए और बी दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा के बी लिख दूँगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो आप देखो आपको 6 और 5 दोनों का अलग अलग आउटपुट मिल गया। तो मैंने अगर प्लस करना था तो मैंने प्लस ऑपरेटर, मैंने प्लस यूज़ किया। ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं तो ये भी आप इसी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं, तो आप इसकी टेंशन ना लीजिएगा। बाकी अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है, आपको सच में समझ में आ रहा है और आसान लग रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हमारे पास, अगला है रिजर्व्ड कीवर्ड्स इन सी। सी लैंग्वेज में रिजर्व्ड कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया लगभग 32 कीवर्ड्स होते हैं। तो मैंने आपको रूल में बताया था कि वेरिएबल का नेम इन कीवर्ड्स पर नहीं हो सकता। तो आपको याद रखना है कि कभी भी आप अगर कोई वेरिएबल का नाम रख रहे हो तो इन कीवर्ड्स का यूज़ आप उसमें नहीं करोगे। जैसे कैर का यूज़ नहीं करोगे क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप वेरिएबल होता है। इंट का यूज़ नहीं करोगे क्योंकि ये आपका इंटीजर टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फ्लोट यूज़ नहीं करोगे, डबल यूज़ नहीं होगा, वॉइड, शॉर्ट, बाकी इनका जो डिफाइन है वो मैंने यहाँ पर दे रखा है। इसकी जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाके इनको रीड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका लॉन्ग हो जाता है, साइंड हो गया, अनसाइंड हो गया, स्टैटिक हो गया, एक्सटर्न हो गया, रजिस्टर हो गया, कॉन्स्ट वेरिएबल हो गया, ठीक है, वॉलेटाइल हो गया कीवर्ड आपका, ठीक है। इसके बाद आपका इफ कीवर्ड हो गया, एल्स कीवर्ड हो गया, स्विच हो गया, केस हो गया, डिफॉल्ट हो गया, फॉर हो गया, वाइल, डू, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न, ठीक है, स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम, टाइप डेफ, ऑटो। तो ये आपके रिजर्व्ड कीवर्ड हैं अप्रॉक्स 32, जिनका यूज आप एज ए वेरिएबल नहीं कर सकते। अब हम आते हैं बेसिक डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आपसे पिछले बार जो एग्जाम हुआ था आपका कंप्यूटर असिस्टेंट से, उसमें डेटा टाइप से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे पूछा गया था कि इंट का जो साइज होता है ना, उसमें वैल्यूज कितने से लेके कितने तक की स्टोर होती हैं, ठीक है ना। तो इंटीजर का जो साइज होता है ना वो 2 या 4 बाइट्स का होता है। किसका होता है, 2 या 4 बाइट्स का। और ये स्टोर कर किसको करता है, होल नंबर्स को, यानी पॉजिटिव नंबर भी स्टोर करेगा, नेगेटिव भी करेगा, लेकिन करेगा कैसे, होल नंबर। जैसे यहाँ पर x = 100 स्टोर हुआ है। अब यहाँ 100 पॉजिटिव है, यहाँ 100 नेगेटिव में भी हो सकता था, लेकिन ये पॉइंट में नहीं होता। जैसे मैं लिख देता 101.56, ये नहीं होता क्योंकि ये होल नंबर्स को स्टोर करता है। कैरेक्टर, इसका जो साइज होता है 1 बाइट का होता है। इसमें आस्काई कैरेक्टर्स इसको स्टोर होते हैं, जैसे आपका अल्फ़ाबेट ABCDEFGHI। आस्काई की जो फुल फॉर्म है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है, खुद से। आस्काई की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप कमेंट बॉक्स में, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते, मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछता हूँ ना, आपका कोई सिंगल कमेंट मुझे देखने के लिए नहीं मिलता यार। क्लास अगर आप देख रहे हो प्रॉपर, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ आपको कंप्यूटर असिस्टेंट की तैयारी करनी है, जॉब लेनी है, तो अगर आप क्लास ले रहे हो तो आपको रिप्लाईज वगैरह करने में क्या जाना है। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपको सिंपली कमेंट में उसका आंसर टाइप करना है। आस्काई की फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ, नहीं पता है तो कमेंट में सिर्फ आस्काई क्वेश्चन मार्क डालो, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है फ्लोटिंग पॉइंट। अब फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, ये 4 बाइट्स का होता है। कितने बाइट्स का होता है, 4 बाइट्स का। और इसमें जो टोटल नंबर्स जो स्टोर होते हैं वो होते हैं आपके डेसिमल वाले नंबर्स, जैसे 36.5। फिर आता है डबल प्रीसियस। अब इसमें क्या होता है, इसका डबल कीवर्ड होता है और इसमें 8 बाइट्स का होता है। और इसमें आप नंबर जो बड़ा स्टोर कर सकते हो वो मल्टीपल वैल्यूज वाला नंबर स्टोर कर सकते हो। मतलब जो इसका साइज था 4 बाइट्स, इसका उससे ज़्यादा होगा, यानी इसमें जो नंबर स्टोर होगा उससे ज़्यादा बड़ा नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हो। वॉइड का ये मैंने यूज़ किया था कीवर्ड, आपने देखा था वॉइड मैंने मेन लिखा हुआ था, तो वॉइड आपका रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। ये वॉइड शो वगैरह कराने के लिए यूज़ होता है। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 0 होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 0 होती है और ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मॉडिफाइड टाइप में आपका आ जाता है शॉर्ट इंटीजर। वही इंटीजर का शॉर्ट है, यानी 2 बाइट्स का यूज़ करना है तो आप इसका यूज़ करेंगे, बहुत बड़ा नंबर स्टोर नहीं करना है तो। लॉन्ग इंट है, लॉन्ग इंट का आपका हो जाता है 4 और 8, ठीक है। फिर आपका अनसाइंड इंट हो जाता है, अनसाइंड इंट का हो जाता है 2 और 4, ठीक है, बाइट्स। लॉन्ग डबल का हो जाता है 10 से 12 बाइट का होता है। लॉन्ग डबल में आप फ्रैक्शनल वाली वैल्यूज स्टोर करते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ड्राइव्ड में आ जाता है एरे, ठीक है, पॉइंटर, फंक्शन,
स्ट्रक्चर यूनियन, ये यूनियन डेटा टाइप आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, स्ट्रक्चर डेटा टाइप ऐसे डिक्लेयर होता है जिसमें स्टूडेंट की आईडी और नेम वगैरह आ जाता है। इंट में जो आपका सम वगैरह है वो आपका इस तरीके से डिक्लेयर होता है, फंक्शन इसे बोलते हैं। ये आपका पॉइंटर डिक्लेरेशन है, यहाँ पर हमने एरे डिक्लेरेशन कर रखा है। नेक्स्ट आगे हम देख रहे हैं, अगला आ जाता है इन्यूमरेशन डेटा टाइप। इन्यूमरेशन डेटा टाइप में हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं इनम। इनम का क्या मीन्स होता है, ये यूजर डिफाइंड होता है जिसमें आप अपना टाइप खुद ही डिक्लेयर कर सकते हो कि आपका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है या क्या है, वो आप इसमें खुद ही डिक्लेयर कर सकते हो। फिर आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में आ जाता है स्ट्रक्चर, यूनियन, टाइप डिफाइंड। टाइप डिफाइंड में यूज़ करते हैं टाइप DEF। ये क्या काम करता है, ये आपका एग्जिस्टिंग डेटा टाइप बताता है कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है आगे देख लेते हैं हम। अगला है ऑपरेटर्स इन सी। अभी हम बात कर रहे थे ऑपरेटर्स की कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं जो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वैल्यूज पर। कहाँ, सी प्रोग्राम्स में। इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, इनको अलग अलग इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप किया गया है। जैसे हमें दिया गया है प्लस, तो नंबर्स को एडिशन, मैंने अभी आपको प्रोग्राम में वापस प्रोग्राम पे चलता हूँ, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ था। ठीक है, हमने यहाँ पर यूज़ किया था प्लस का, हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ था प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रही थी, वैल्यूज आपस में प्लस कर रहा था, यानी 6 और 5 को आपस में प्लस कर रहा था और आपकी स्क्रीन पर आपको एक आउटपुट दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं। अब 6 + 5 वो 11 और 5 वो क्यों दिखा रहा है, तो वहाँ पर हमने ये मॉडुलस D डबल यूज़ किया हुआ है। मैं इसको हटा देता हूँ, देन अब आप इसका आउटपुट देखिएगा तो 6 और 5 11 आपको आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब मुझे माइनस करना था तो मैं यहाँ पर माइनस यूज़ करता, तो जो भी रिजल्ट आपका पॉजिटिव या नेगेटिव को दोनों में से कैसा भी रिजल्ट आपको डिस्प्ले कराएगा, तो यहाँ पॉजिटिव आता है क्योंकि हमारा पहला नंबर बड़ा है 6 से। ठीक है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो देन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एस्टेरिक का सिंबल। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने का काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे के सारे फंक्शन, जैसे मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ तो मैं डिवाइड का यूज़ करूँगा, तो मुझे डिवाइड में आउटपुट दिखेगा। अब आप कहेंगे कि सर डिवाइड अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ना वो पॉइंट में आएगी, लेकिन यहाँ पॉइंट में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंट है। अगर इस डेटा टाइप को मैं चेंज कर दूँ, अब आपको दिखाता हूँ डेटा टाइप कैसे यूज़ होते हैं। अब मैं इसके डेटा टाइप को यहाँ पर अगर चेंज कर देता हूँ, या चलो मैं वहाँ चेंज ना करके यहाँ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ मॉडुलस D की जगह मैं लगाता हूँ मॉडुलस F। ठीक है, और मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं। ठीक है, सॉरी मुझे वहां भी चेंज करना ही पड़ेगा, तो मैं वापस यहां पर आकर इसको चेंज कर देता हूं और मैं यहां पर यूज कर लेता हूं फ्लोट का यूज कर लेता हूं। किसका यूज कर लेता हूं, फ्लोट का। बाकी मैं इसको सेव कराता हूं, प्रोग्राम को रन कराता हूं, तो आप देखिएगा आपको 1.20000 इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि मुझे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली लिखना होता है 0.2। ठीक है, F। अब ये क्या काम करेगा, सिर्फ आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आउटपुट दिखाएगा, जैसे 1.20। तो ये फॉर्मेट भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। वापस आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड पर और देखते हैं हम। तो यहाँ पर प्लस आपको समझ में आ गया, सब्ट्रैक्ट वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई का एस्टेरिक मल्टीप्लाई के लिए, डिवीजन के लिए। ये मॉडुलस जो यूज़ होता है रिमाइंडर निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अगला डेटा टाइप है रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे आपको डबल इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको देखो पहले समझ लो, जो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये आपको रिजल्ट रिटर्न करते हैं, लेकिन आपको जो रिजल्ट रिटर्न करेंगे ना वो करेंगे या तो ट्रू में या फिर फॉल्स में। जैसे मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, ठीक है, और मैं इसको यहाँ इसकी फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। बाकी मैं यहाँ पर कंपैरिजन कराता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सबसे पहले तो यहाँ पर ये फ्लोट से वापस इंट कर देता हूँ इसको। ठीक है, और मैं यहाँ पर D है, जो भी मुझे देना वो मैं दूंगा, और मैं यहाँ ऑपरेटर परफॉर्म करूँगा डबल इक्वल। ठीक है ना, प्रोग्राम को F2 से सेव कराऊँगा, F9 करूँगा, तो देखो यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा है 0। ठीक है, 0 का मीन्स होता है फॉल्स। 0 का मीन्स क्या होता है सी लैंग्वेज में, फॉल्स, और 1 का मीन्स क्या होता है, ट्रू। तो अगर आपका यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको 0 दिख रहा है तो इसका मतलब आपका रिजल्ट फॉल्स है, ट्रू दिख रहा है तो इसका मतलब आपका रिजल्ट 1 दिख रहा है तो इसका मतलब आपका रिजल्ट ट्रू है। मैं वापस प्रोग्राम पे चलता हूँ और आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया है वो
डबल इक्वल बी यूज़ किया है। क्या यूज़ किया है? डबल इक्वल बी। तो यहाँ पर मैंने जो वैल्यू दे रखी ना, आप देखोगे तो ए के अंदर क्या है? 6 है, बी के अंदर क्या है? 5 है। क्या दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं? नहीं है। तो सिंपल है कि कंडीशन क्या है आपकी? फॉल्स है। तो फॉल्स के अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट देगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर बी की वैल्यू कर दी 6। अब हमारा जो ए की वैल्यू है वो भी 6 है और बी की वैल्यू वो भी 6 है। तो अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा? तो हमारा रिजल्ट आएगा 1। 1 मतलब ट्रू, यानी 6 और 6 आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट आ जाता है नॉट इक्वल। ये ट्रू यानी ये 1 रिजल्ट कब देता है? जब दिए गए दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं होंगे। अब मैं वापस आपको प्रोग्राम पे चलता हूँ और आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। मैंने मान लीजिए यहाँ पर यूज़ किया नॉट इक्वल। मैंने अभी डबल इक्वल यूज़ किया था, मैंने यहाँ लगा दिया नॉट इक्वल। अब मैं कह रहा हूँ कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि वो बराबर हैं। तो ये अब आपको क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि वो आपस में बराबर हैं। और हमने कंडीशन क्या लगाई है कि ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। वापस आते हैं, ठीक है। तो अब हम वैल्यू उसको चेंज करके देखते हैं और मैंने 6 की जगह दे दिया मान लीजिए 7, ठीक है। वापस इसको रन कराते हैं। अब आपको 1 देखने के लिए मिल रहा है। क्यों मिल रहा है 1? मतलब ट्रू। ट्रू क्यों है? क्योंकि यहाँ लिखा है 6 नॉट इक्वल 7। तो सही बात है, 6 जो है वो 7 के बराबर नहीं है। इसी तरीके से हम ग्रेटर देन, लेस देन, ये बाकी के कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ठीक है। आप ये सारे प्रोग्राम्स आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो। बाकी आपको सिर्फ ये वैल्यूज चेंज करनी है, आपको रिजल्ट जो है वो 0 और 1 में मिलता रहेगा। ग्रेटर देन कब देगा? जब ए बी से बड़ा होगा तब ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? 0 यानी फॉल्स। अब ये कब देगा? जब ए बी से छोटा होगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स यानी 0। ग्रेटर देन इक्वल या तो बड़ा हो या बराबर हो तब रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज 0। लेस देन इक्वल छोटा हो या बराबर हो तब रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज 0, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला हमें दे रखा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं इनको समझना है आपको। अब मैं इनको कैसे आपको समझाने वाला हूँ, तो मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट ये आपको दे रखा है। इनका क्या काम होता है? इसमें 2 कंडीशन होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0। अगर दी गई दोनों कंडीशंस, ये भी 1 है यानी ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो रिजल्ट ट्रू आएगा यानी 1 आएगा। अगर मान लो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई यानी 0 हो गई, तो रिजल्ट इसमें फॉल्स ही आएगा। एंड का काम होता है जब दी गई दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। देखो लिखा है ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ट्रू तभी होगा जब दी गई दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है। और ये आपका लॉजिकल और है, ये सिंबल यूज होते हैं बेसिकली इनमें। अगर लॉजिकल और का मतलब क्या होता है कि दी गई दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू, जैसे मान लो ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, लेकिन ये तब भी रिजल्ट क्या दे देगा? ट्रू दे देगा। देखो लिखा है ट्रू इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर दी गई कोई भी कंडीशन ट्रू है। मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? सिंपल सा है, फॉल्स आएगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, दोनों 1 है, तो क्या आएगा? तो सिंपल सी बात है, ट्रू आएगा। अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तब भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगला आ जाता है लॉजिकल नॉट। ये रिजल्ट को रिवर्स करता है। क्या करता है? रिवर्स करने का काम करता है। मैं अभी दिखाता हूँ किस तरीके से रिवर्स करेगा। वापस अपने प्रोग्राम पे चलते हैं और यहाँ पर मैं अब आपको 2 कंडीशंस यूज करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ लगाया नॉट इक्वल, ब्रैकेट ओपन किया, %, का साइन 2 बार लगाना है, फिर आप लिखेंगे ए डबल इक्वल बी, फिर आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन कराता हूं तो आप देखो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? मैंने कंडीशन क्या दी है? ए नॉट इक्वल बी। तो यहां पर ए में 6 है, बी में 7 है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई। लेकिन अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी में कह रहा है कि 6 जो है वो बराबर है 7 के, लेकिन नहीं है, तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अब यहाँ ऑपरेटर क्या लगाता है? एंड। ये क्या काम करता है? जब दी गई दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी ये रिजल्ट ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करता है? फॉल्स रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है? तो यहां पर इसका जो यूज है वो क्या है कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज, आप दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज ये रिटर्न करता है फॉल्स। क्लियर है? नेक्स्ट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, और का यूज मैं आपको करके दिखाता हूं। अब और में इसी कंडीशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये सिंबल यूज होगा, F2 करेंगे, सेव करेंगे,
कंट्रोल F9 करेंगे। अब आपका रिजल्ट आ रहा है 1 1 मतलब ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि दी गई कोई भी एक कंडीशन आपकी कैसी होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। तो हमारी यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू हो रखी है। कौन सी हो रखी है? पहले वाली। दूसरी वाली फॉल्स है, लेकिन पहले वाली कंडीशन हमारी क्या है? ट्रू है। तो इसका आउटपुट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ट्रू। अब नॉट इक्वल कैसे काम करता है? तो चलिए नॉट इक्वल को मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो नॉट इक्वल काफ़ी सिंपल है, बस आपको अपनी कंडीशन से पहले नॉट लगा देना है, ब्रैकेट, और यहाँ मैं ऐड कर दूंगा एक्सप्लेनेशन मार्क, जिसको हम नॉट बोलते हैं। प्रोग्राम को सेव कराना है। अब देखो क्या काम करेगा। यहाँ लिखा हुआ है ए नॉट इक्वल बी, ए बी के बराबर नहीं है। सही बात है, नहीं है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू। लेकिन हमने यहाँ ट्रू से पहले क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। और नॉट जो है वो एक इन्वर्ट का काम करता है। किसका काम करता है? इन्वर्ट का। तो अब जो आपका रिजल्ट है वो इन्वर्ट हो जाएगा, यानी अभी ट्रू आना था लेकिन आएगा फॉल्स, यानी 0। देख रहे हैं आप, 0 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये डिक्लेरेशन समझ में आ गए होंगे वेरिएबल्स के, डेटा टाइप्स भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ऑपरेटर्स भी अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करो, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, लाइक करो। नेक्स्ट आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारा आ जाता है इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, एस्टेरिक इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल। देखो इक्वल जो है मैंने बताया था, किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करनी है तब यूज होता है। प्लस इक्वल का मतलब होता है ये एक शॉर्ट एंड मेथड होता है। जैसे मुझे ए में 2 प्लस करना है तो मैं ए इक्वल टू ए प्लस 2 ना लिखकर मैं ए प्लस इक्वल टू 2 लिख दूंगा। ये क्यों कर रहे हैं? तो सिंपल सा है ना कि भाई हमारा थोड़ा सा टाइम बच गया। मैं ए इक्वल टू ए मुझे बार बार रिपीट कर रहा था। देखो मैं ए को, जब मुझे ए में 2 प्लस करके और उसको ए के अंदर ही स्टोर कराना है तो मैं क्यों ना उसको ए प्लस इक्वल टू 2 लिख दूँ। मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? मैं ए लिखूँ, फिर इक्वल लिखूँ, फिर ए प्लस 2 लिखूँ, है ना। सिंपली क्या करूंगा मैं लिख दूंगा a प्लस इक्वल्स टू 2, दोनों ही सेम है, दोनों की एक ही बात है। a माइनस इक्वल टू 3, ये शॉर्ट एंड मेथड से आप ये समझ सकते हो। बस काम वही करेंगे, 5 प्लस 5 डिवाइड जो भी है वो करते रहेंगे वैल्यूज को, ठीक है, और सेम वैल्यूज में स्टोर कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, इनको तो मैं आपको आउटपुट के थ्रू ही समझाऊंगा। ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है। अब इसमें भी प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स होता है। प्रीफिक्स अगर आपने प्लस प्लस पहले लगा दिया तो प्रीफिक्स हो गया, आपने प्लस प्लस बाद में लगा दिया तो क्या हो गया, पोस्ट फिक्स हो गया। और ऐड कितना करेगा, सिर्फ 1 ऐड करेगा। इसमें भी डिक्रीमेंट में भी वही है, प्रीफिक्स पहले लगा दिया तो प्रीफिक्स हो गया, बाद में लगा दिया तो पोस्ट फिक्स हो गया। डिक्रीज करेगा कितना, डिक्रीमेंट कितना करेगा, तो 1 का डिक्रीमेंट करेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में। देखो मैंने यूज किया है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि पहले इसको इंक्रीमेंट कर लो। जैसे मान लो मैंने ए की वैल्यू दे दी 2, समझ लेना बेटा इसको ध्यान से, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो रिकैप करके दोबारा देखना वीडियो को। मैंने ए की वैल्यू 2 दे दी और मैंने लिखा प्लस प्लस ए, तो इसका मतलब है कि पहले यूज कर लो, नहीं पहले प्लस कर लो। क्या कर लो, पहले प्लस। तो 2 में 1 प्लस कर देंगे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब आगे आप कहीं भी कुछ भी करोगे, प्रिंट कराओगे या कुछ भी कराओगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 3 हो गई है, तो ये वहां पर 3 प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो ए प्लस प्लस, तो इसका मतलब होता है कि पहले यूज कर लो बाद में प्लस प्लस करो। तो अगर आपने मान लीजिए प्रिंट स्टेटमेंट लगाया और प्रिंट में लिखा ए प्लस प्लस, तो ये पहले प्रिंट करेगा बाद में यूज करेगा। तो पहले तो ये प्लस प्लस यानी कितना कर देगा, 3 कर देगा, सॉरी पहले तो ये प्रिंट करा देगा 2, देन उसके बाद उसको इंक्रीज करेगा। सेम माइनस माइनस है। चलो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ना, सीधा हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं और यहाँ हम इसका यूज करके देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, आपको यहाँ पर सिंपली मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ ए प्लस प्लस। सिंपल है, मैंने क्या लगाया, पोस्ट लगाया। अब ए की वैल्यू आप ध्यान से देखो कितनी है, 6 है, और जब मैं प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ तो आउटपुट में आपको सिर्फ 6 ही मिल रहा है, समझ रहे हो। और अगर मैं अब यहाँ पर एक और प्रिंट एफ लगा दूँ, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, मैं यहाँ पर एक और प्रिंट एफ लगा दूँ और यहाँ मैं सिर्फ ए की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ, मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं करूँगा और मैं इसको रन कराता हूँ, तो आप देखिएगा आपको रिजल्ट 7 मिल रहा है, यानी एक बार 6 मिल रहा है, एक बार 7। मैं एक काम करता हूँ, फिर लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए। तो मैं लगा देता हूँ /n, ठीक है। F2 से सेव करा देंगे प्रोग्राम को, वापस इसको रन कराते हैं। तो देखो एक बार 6 मिल रहा है, एक बार 7 मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हमने यहाँ पर क्या किया, इंक्रीमेंट मैंने कहाँ किया,
इस वाली लाइन में, लेकिन मैंने क्या किया था, पोस्ट किया था। पोस्ट का काम होता है कि पहले यूज कर लो वैल्यू को, बाद में प्लस कर दो। तो पहले तो वैल्यू यूज हो गई, वैल्यू क्या थी कि 6, तो 6 पहले प्रिंट हो गया, बाद में इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 7। तो जब आप यहां पहुंचे, आपने प्रिंट कराया ए को, तो वही वैल्यू जो आपकी प्रिंट हुई वो प्रिंट हुई कितनी, 7। क्यों? क्योंकि यहां पर वैल्यू इंक्रीज हो चुकी थी, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर इसकी जगह यूज करता प्री, तो अब देखो ये कैसे काम करता। तो अब दोनों जगह जो आपका रिजल्ट आता वो क्या आता, अब दोनों जगह आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7। क्यों? क्योंकि आपने प्री यूज कर लिया। प्री का काम क्या है, पहले प्लस करता है फिर यूज करता है, पहले प्लस करता है फिर यूज करता है, पहले क्या करता है, प्लस करता है फिर यूज करता है। तो यहां पहले प्लस कर लिया तो यूज किया, तो प्लस किया 7 हो गया तो यूज कर लिया। यहां भी सेम वही चीज हो गई, है ना। अब अगर मैं यहां पर माइनस माइनस कर दूं तो माइनस माइनस भी सेम ही काम करेगा, ठीक है। बाकी अब कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं इसमें होता है एंड और। बिटवाइज और वैसे तो बेसिकली ये सिंबल यूज नहीं होता है, इसमें हम और लिखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, गलत हो गया है, पता नहीं क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है शायद। तो यहाँ पर सिंबल जो होता है ना वो तो बेसिकली आपका यही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लिखते जो हैं वो और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और। अच्छा, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, गड़बड़ हो गया है। ये जो ये था ना और, इसको यहाँ पर आना था, ठीक है, इसको यहाँ जाना था, और इसका जो सिंबल है वो सिंबल ये ना होकर ये वर्टिकल बार ये सिंबल रहेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सॉरी, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल ए और बी, ए और बी। ये आ जाता है हमारा एक्सॉर, एक्सॉर का सिंबल ये है। ये आ जाता है हमारा नॉट, ये इसका है। ये आ जाता है हमारा लेफ्ट शिफ्ट, ये हो जाता है हमारा राइट शिफ्ट। अच्छा, मैं इस क्लास में आपको इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन है ना थोड़ा डिटेल्ड में है, तो मैं कोशिश करूंगा इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें काफ़ी टिपिकल हो जाएंगी आप लोगों के लिए, आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। बेसिकली मैं फिर भी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। जैसे ए की वैल्यू मैंने 5 ले ली, बी की वैल्यू मैंने 6 ले ली। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ टिपिकल हो जाएगा क्योंकि अब मुझे इनको करना पड़ेगा बाइनरी में कन्वर्जन। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करें। इसका बाइनरी होता है 101 और 6 का बाइनरी होता है 110। अब एंड का काम क्या होता है, अगर आपने लॉजिकल गेट पढ़े होंगे, एंड गेट और गेट, तो उसमें अगर 1 0 है तो रिजल्ट आता है 0, एंड है ना इसलिए। अगर 0 1 है तो रिजल्ट आता है 0, दोनों 1 है तो रिजल्ट आता है 1। यानी इनको अगर हम एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे 5 एंड 6 पर तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 4। कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी जो आउटपुट आएगा ए एंड बी वो आएगा 4। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं आपको ये ना नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ अच्छे से डिटेल में, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं ये जो आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि बाइनरी कन्वर्जन वगैरह आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सिर्फ आप इतना करिएगा, जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा आज आप ऑपरेटर्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बिटवाइज ऑपरेटर अच्छे से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इनका जो कन्वर्जन वगैरह है ना वो हम किस तरीके से, देखो मैं यहाँ पर कन्वर्जन इसलिए आपको सिखाने वाला हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे प्रोग्राम में तो कंप्यूटर आउटपुट खुद दे देता है। आप देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ वापस आया और मैंने यहाँ पर परफॉर्म कर दिया ए एंड बी, तो एंड एम्परसेंड लगाया, डी लगा दिया। अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ तो यहाँ तो 4 जो भी रिजल्ट होगा आपका, सॉरी एक मिनट, मैंने क्या गड़बड़ किया हुआ है, जो मैंने 6 और 7 लिया हुआ है इसलिए वो आउटपुट नहीं मिल रहा जो मैंने करके दिखाया। मैं चेंज कर रहा हूँ, मैंने 5 लिया और मैंने दूसरा नंबर शायद 6 लिया था, ठीक है। देन मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सॉरी मैं इसको सेव करा देता हूँ और मैं इसको रन कराता हूँ। तो आप देखो आपको रिजल्ट क्या मिला, 4 मिला। मैंने क्या बताया था कि 4 ही आएगा। अब एग्जाम में आपको कंप्यूटर तो मिलेगा नहीं ना सॉल्यूशन के लिए, अगर ऑनलाइन एग्जाम भी है तब भी नहीं वो बोलेंगे कि आप जाओ प्रोग्राम को रन करा के देख लो क्या आउटपुट है ना। तो यहाँ पर आपको खुद से ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए। मान लीजिए उन्होंने आपको ए की वैल्यू दे दी 7, बी की वैल्यू दे दी 9 और आपसे पूछा कि आप बताइए ए एक्सॉर बी क्या आएगा। तो भाई आपको इनकी ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए, इनका बाइनरी कन्वर्जन पता होना चाहिए, देन आप इसको सॉल्व करके बता पाओगे,
ठीक है। मैं इनकी ट्रिक्स भी बता दूंगा आपको, आप प्रॉब्लम टेंशन मत लीजिए कि बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बहुत सिंपल वे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनको डिक्लेयर करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करूँगा पूरा डिटेल में, ठीक है। बाकी आगे तब तक हम नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी आपको इतना करना है प्लीज़ कि आप ये ऑपरेटर्स है ना अच्छे से इनको रीड कर लीजिएगा अगर आप अगला क्लास समझना चाहते हैं, और इस क्लास को आप स्किप मत ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सी लैंग्वेज है और आपने अगर स्टार्टिंग में ही इसको मिस कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे आ जाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर यानी ये एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है, ठीक है, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। बेसिकली इसका सिंबल होता है एक कंडीशन आती है, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, फिर एक वेरिएबल, फिर नेक्स्ट दूसरा वेरिएबल। मैं इसका आउटपुट आपको यहीं अभी दिखा सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी ए लेस देन बी क्वेश्चन मार्क लेस देन बी, और फिर मैंने लगाया क्वेश्चन मार्क। अगर ये क्वेश्चन मार्क है तो प्रिंट होना चाहिए ट्रू, अगर ये चीज़ सही है तो ट्रू प्रिंट हो जाए, ठीक है। अगर ये चीज़ सही नहीं है तो मैं यहाँ कॉलन लगाऊंगा और मैं यहाँ दे दूंगा फॉल्स। अभी आपने देखा था 0 और 1 में रिजल्ट मिल रहा था, अब आपको ट्रू और फॉल्स में मिलेगा, देखो, ठीक है। अब मैं इसको सेव कराता हूँ F2 से और प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर ट्रू या सॉरी, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है, देख लेते हैं एक बार। मैंने दिया ए लेस देन बी क्वेश्चन मार्क ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, ओके। और मैंने यहाँ पर ये लगा रखा है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करना चाहूँगा। नहीं, ऐसे काम नहीं कर रहा। तो चलो एक काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि अगर आपका ए जो है बी से छोटा है तो फिर यहाँ पर मैं पहले तो कोई डी लगा देता हूँ। अगर ये इस तरीके से कंडीशन है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए ए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो प्रिंट हो जाए बी। तो आप देखो आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। मैंने लगाया ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है तो कंडीशन ट्रू है ना, तो क्या प्रिंट होगा ए। अगर यही कंडीशन फॉल्स होती तो क्या प्रिंट होता, बी प्रिंट होता। सेव कराएंगे, यानी आपका जो प्रिंट होगा वैल्यू वो 5 प्रिंट होगा, देखो आ रहा है ना। तो ये इस तरीके से आपको आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर हो गया। फिर हमारे कुछ ऑपरेटर्स स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें साइज ऑफ आ जाता है, जो आपके वेरिएबल का साइज बताता है। जैसे मुझे चेक करना है साइज किसी वेरिएबल का, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा मॉडुलस डी साइज ऑफ, और ब्रैकेट में वो वेरिएबल जैसे बी दे दिया, तो बी का जो साइज़ है ना वो क्या है, तो बी आपको पता है कि इंटीजर डेटा टाइप है, तो इसका साइज़ जो होगा वो 4 बाइट्स का होगा। कितना होगा, 4 बाइट्स का होगा। रन कराएंगे तो आपको 2 बाइट्स का यहाँ पर डेटा इसने एक्सेस किया हुआ है। 2 या 4 बाइट्स का होता है, वो डिपेंड करता है वैल्यूज़ आप किस तरीके की स्टोर कर रहे हैं। बाकी अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट एम% जो है ये आपका यूज़ होता है एड्रेस प्रिंट कराने के लिए। ये होता है पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, पॉइंटर का एड्रेस, पॉइंटर की वैल्यू, और ये होता है मेंबर चेक करने के लिए, ठीक है ना, स्ट्रक्चर मेंबर। और ये आपका हो जाता है स्ट्रक्ट डॉट मेंबर डिक्लेयर करते हैं इसके थ्रू। कॉमा जो होता है ये वेरिएबल के बीच में कॉमा सेपरेटर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आज जो था हमने सी के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, सी लैंग्वेज क्या है, सी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने सीखा। वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद हमने डेटा टाइप्स देखे, डेटा टाइप्स के बाद हमने ऑपरेटर्स को पढ़ा। ऑपरेटर्स लगभग हमने सारे के सारे पढ़ लिए हैं। बस हमारे पास जो रह गया है वो बचा है बिटवाइज ऑपरेटर, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। मैं कोशिश करूँगा लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर दोनों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक करो, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, मोटिवेशन मिलता है। मेरे पता नहीं क्यों आप लोग, देखो मैं क्या चाहता हूँ कि वीडियो पे जैसे व्यूज़ आए हैं 50, मुझे पता है इतने ही आते हैं, एटलीस्ट आपके यार 50 लाइक्स तो होने चाहिए ना। अगर आपने 50 लोगों ने वीडियो देखा है तो 50 लाइक्स तो होने चाहिए, है ना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा आपसे, बस आप ये देख लीजिएगा कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो यार प्लीज़ यार एक लाइक दे दिया करो। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स।